प्रिय विद्यार्थीगण, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में पढ़ाते समय हम लास्ट में ये बताए थे कि अगले वीडियो में जर्नल पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जर्नल के पहले भी कुछ ऐसे थ्योरी हैं जिनको जरूरी है समझना आपके लिए। इसका नाम है सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ऊपर लिख लीजिएगा आप कॉपी में, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो लेखा करते हैं उसका सिद्धांत, उसी के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हुआ कि बही में लेन देनों को लिखने के लिए दो सिस्टम है। पहला एक आज आपको बता रहे हैं, इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरे का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। एक का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरे का नाम डबल एंट्री सिस्टम। पहले आप समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री का मतलब, सिंगल शब्द का माने होता है एकहरी, एकहरा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एकहरा लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले देखिए लिखा गया है, दिस इज वेरी एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल। यह बहुत प्राचीन और ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत मेथड। दिस इज वेरी एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और सिस्टम, मैंने मेथड और सिस्टम एक ही बात है। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने सिंगल एंट्री के बारे में बताया जा रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत प्राचीन और परंपरागत विधि है जिसके अनुसार हम लोग लेखा करते हैं। मैंने लेखा करने के लिए, बही में लेखा लिखने के लिए यह बहुत प्राचीन मैंने सिस्टम है। ठीक है, ये क्या कहता है आगे? देखिए, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इस सिस्टम की मान्यता यहां से देखिए यही है, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। कहता है कि किसी भी लेन देन में एक पक्ष होते हैं, किसी भी लेन देन में एक पक्ष होते हैं और उस एक पक्ष का ही लेखा बहियों में किया जाना चाहिए। ठीक, सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि किसी भी लेन देन में एक पक्ष होते हैं और उसी एक पक्ष का लेखा बही में किया जाता है। अब देखिए, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट, माने प्रभावित करता है, इफेक्ट ओनली वन एस्पेक्ट, माने किसी एक पक्ष को। तो क्या बता रहे थे कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। यह सिस्टम इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी लेन देन में, व्यापार में किसी भी लेन देन होता है तो उसका प्रभाव एक पहलू पर पड़ता है। मैंने इसका अर्थ हुआ कि किसी भी लेन देन में दो पक्ष होते हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि एक ही पक्ष होता है। तो जब एक पक्ष का होता है तो उसी का ही लेखा होना चाहिए, वही में ये बात कहता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स, माने प्रभावित करता है, ओनली वन एस्पेक्ट्स, माने केवल एक पक्ष को, ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड दैट वेरी वन एस्पेक्ट्स। अब कहता है कि जब एक पक्ष होते हैं, एक पक्ष को प्रभावित करता है तो उसी एक पक्ष का लेखा बहियों में होना चाहिए। एंड दैट वेरी वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। माने जब लेन देन में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष को प्रभावित करता है ये सिस्टम, तो इसका अर्थ हुआ कि एक ही पक्ष का लेखा होगा व्यापार में। कहता है एंड दैट वेरी वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्दर आगे कहता है, देखिए कहता है कि मुख्य रूप से
किसी भी व्यापार में यदि उस व्यापार में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही बही रखा जाता है, तो मेनली फर्दर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस इन एवरी बिजनेस ए कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन। कहता है कि यदि किसी व्यापार में सिंगल एंट्री के द्वारा बही लिखी जाती है तो उस व्यापार में एक कैश बुक मेंटेन किया जाता है जिसमें सभी नकदी लेन देनों का लेखा किया जा सके। देखिए, एक कैश बुक मेंटेन किया जाता है, मैंने खोला जाता है, जिसमें सिर्फ नगदी, उधार नहीं, नगदी का लेखा किया जाता है। फर्दर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, लेखा करने के उद्देश्य से, इन एवरी बिजनेस, सभी व्यापार में, सभी का मतलब जो सिंगल एंट्री पर अपना बही रखते हैं। ए कैश बुक इज मेंटेन, माने एक कैश बुक बनता है पहले, फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? सभी नगदी लेन देन को लिखने के लिए एक कैश बुक रखा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ए डेटर्स लेजर इज मेंटेन, एक देनदारों की बहियां बनाई जाती है, देनदारों की बही, डेटर्स लेजर। माने देनदार किसको कहते हैं? जितने व्यक्ति से आप माल बेचते हैं उधार, उन सबों को देनदार कहते हैं। ए से माल बेचा, बी से माल बेचा, सी से माल बेचा, है ना, जितने लोगों से माल बेचे उन सबों का अलग अलग खाता बनाएंगे और उसको समूह में जोड़ देंगे तो लेजर हो जाएगा। समझ गए? डेटर्स किसको कहते हैं? लेजर कहते हैं। किसको कहते हैं? ए डेटर्स लेजर इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल्स। जितना लोगों से उधार माल हमने बेचा है उन सबों का खाता अलग अलग इंडिविजुअली बना देंगे और उसको एक समूह में कर देंगे तो लेजर हो जाएगा। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा डेटर्स लेजर। माने जिससे उधार माल बेचते हैं उसको डेटर्स कहते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़िए। फॉर रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गया। एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट्स परचेज, ए क्रेडिटर्स लेजर इज ऑल्सो मेंटेन। कहता है कि व्यापार में जितने भी उधार क्रय किए जाते हैं, जितने भी उधार क्रय किए जाते हैं, मैंने एक्स से खरीदा उधार, वाई से खरीदा, जेड से खरीदा, तो जितने लोगों से आप एक निश्चित अवधि में उधार माल खरीदते हैं उनका अलग अलग खाता बना लीजिए और उस खाता को कंपाइल करके एक जगह समूह में कर दीजिए तो उसको कहते हैं क्रेडिटर्स लेजर। तो उधार बिक्री वाले को, जो हमसे उधार बेचा है, हमने खरीदा है, उस व्यक्ति का खाता मेंटेन करने के लिए, लिखने के लिए एक क्रेडिटर्स लेजर रखा गया है। तो मुख्य रूप से तीन ही ना वही हुआ। सोचिए, कैश बुक और डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर, तीन को वही हुआ। आगे बढ़िए। बिसाइड्स, माने इसके अलावा, जो बता दिए हैं उसके अलावा, सम ट्रांजेक्शंस, माने समय के साथ साथ कुछ बदलाव होता है। कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट, अकाउंटिंग के जानकार अपना मत भी प्रस्तुत करते हैं कहीं कहीं, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि बिसाइड्स, इसके अलावा, सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज डुअल एस्पेक्ट्स। कुछ अकाउंट के जानकार अपना राय देते हैं कि इस सब के अलावा, ये जितना बात बताया गया है वो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ लेन देन ऐसे हैं जिनको डुअल एस्पेक्ट के आधार पर लिखा किया जाता है। डुअल एस्पेक्ट माने वो समझते हैं कि एक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, लेकिन जबकि सिद्धांत इसका है, सिंगल एंट्री का सिद्धांत है कि हर लेन देन में एक ही पक्ष होता है। पहले आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सम एक्सपर्ट्स, कुछ लोग राय देते हैं कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनको हम डुअल एस्पेक्ट के आधार पर लेखा करते हैं, माने मान के चलते हैं कि उसमें दो पक्ष है। फिर आगे कुछ विद्वान
कुछ एक्सपर्ट अकाउंटिंग के जानकार कहते हैं कि कुछ लेन देन का लेखा सिंगल एंट्री के अनुसार होता ही नहीं है, किसी भी बही में नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के आप देखिए कि सिंगल एंट्री का कोई ठोस सिद्धांत तो नहीं है। शुरू में बताया कि भाई हर लेन देन में एक पहलू होते हैं, इसलिए एक पहलू का ही लेखा कीजिए। फिर कुछ दिन के बाद बदलाव किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कुछ लेन देनों का लेखा हम डुअल एक्सपेक्ट के आधार पर करते हैं, मान के लेखा करते हैं कि उसमें दो पक्ष है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब कुछ लेन देन ऐसे हैं जिसका लेखा करना नहीं होता है, एकदम नहीं कीजिए। तो कुल मिला जुला करके देखिए तो इसका तो कोई सिद्धांत ठोस नहीं है, इसलिए लोग इसको एक अधूरी प्रणाली के रूप में समझते हैं। लिखा हुआ है therefore it is considered that single entry system is quite incomplete system of bookkeeping। इस तरह का बयान सुनने के बाद अपना कंक्लूजन कुछ लोग देते हैं कि साहब इस तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो बिल्कुल अधूरा सिस्टम है। समझ गए? इसको मिटाना है। लेकिन पहले कुछ बात सुन लीजिए। जैसे जैसे थ्योरी का काम बढ़ रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक और मैंने सुझाव दे दें। आपको हम पहले वीडियो में कहे थे कि भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों के बारे में भी समझाया जाएगा। तो अभी सब्जेक्टिव तो नहीं है, अब बन सकता है सब्जेक्टिव, आपके ऊपर है। आप कितना बुक्स अध्ययन करते हैं, आप कितना उसे लेते हैं। जो विद्यार्थी ज्यादा सीखता है या जो टीचर आपको बताने वाला है वो ज्यादा किताब पढ़ेगा तो वो अपना अनुभव आपको देगा। और इतना ही में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे ही एगो मन में क्वेश्चन बना लीजिए कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम पहला काम कर रहे हैं सिंगल एंट्री, डबल एंट्री को नहीं टच किए हैं। आज सिंगल एंट्री पर ही चल रहा है सब। तो इतना लिख दिया हम। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, अगर एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव एक नंबर का होता है ना, तो अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इसका जवाब एक नंबर के लिए जवाब इस यहां से होगा और यहां तक। हम निशान इसलिए दे रहे हैं कि आप समझें व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। एक नंबर में, एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाए तो उसका एक नंबर वाले प्रश्न का उत्तर कितना में होगा। देखिए यहां से चला, बस सिर्फ उसका थीम लिखना है, अर्थ। दिस सिस्टम इज बेस्ट, दिस को कह दीजिएगा वो सिंगल एंट्री, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम कहिए। अगर लिखना है तो हम तो इसमें सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए अपना सेंटेंस सजा के लिखे हैं। लेकिन आपको यहीं से शुरू करना है अगर, तो इसको मिटा दीजिए और तो आपको हम बता रहे थे कि अगर एक नंबर में एक अंक पाने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इसका जवाब यहीं से दे देंगे आप। हाँ, यहां से दे देंगे, ठीक है। क्या लाइन हुआ? 1 2 3 लाइन हुआ यहां पर। मेन उसका निचोड़ अर्थ है, थीम जिसको कहते हैं। बस एक नंबर पाने के लिए 3 लाइन काफी है। अगर यही प्रश्न 2 नंबर में पूछ दे, माने 2 अंक पाने के लिए पूछे आपसे कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, तो आपका जवाब यहां से रहेगा, यहां से रहेगा। 2 नंबर में यदि ये प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, तो 2 नंबर के लिए आपको यहां से वहां तक जवाब हो गया। ये सब
नाप जोख करके बताया जा रहा है आपको, ये एकदम फैक्ट है। 2 नंबर लाने के लिए यहां से यहां तक लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए, यदि यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए, व्हाट इज सिंगल यूनिटी सिस्टम, 5 नंबर तभी ऑब्जेक्टिव होता है। 5 नंबर में पूछे, 4 नंबर में पूछे, तो अब कैसे बढ़ाइएगा, तो देखिए, मेरिट्स ऑफ सिंगल यूनिटी सिस्टम, आप इसको एनलार्ज कीजिए, बढ़ाइए। जब तक बढ़ेगा नहीं 5 नंबर नहीं मिलेगा, इतना में 5 नहीं मिलेगा, तो आपके पास मैटर हो तो बढ़ा दीजिए। ये किताब से देख लीजिए, यहां साहब ये सिंगल यूनिटी सिस्टम में क्या मेरिट है, हम एक आध बता रहे हैं पॉइंट में, उसको डील कर लीजिएगा। तो पहला तो है कि सिंगल यूनिटी सिस्टम इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब क्या बता रहे थे, मेरिट में माने गुण, सिंगल यूनिटी सिस्टम का क्या गुण है, ये बता रहे थे। बता रहे थे कि पहला, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान। सिंगल यूनिटी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको समझने में बड़ा आसानी होती है, ठीक है। दूसरा, चिप सिस्टम, सस्ता है, चिप सिस्टम। चिप का मतलब यह सिस्टम बहुत सस्ता है और इसको बढ़ाना होगा। हमने तो कोई पॉइंट दिया है, अब समझा भी देते हैं, बढ़ा लीजिएगा, जगह नहीं है। चिप का मतलब होता है कि यह इस सिस्टम को अपनाइएगा तो खर्चा बहुत कम पड़ेगा। क्यों कि सिंगल एंट्री का मतलब ही होता है एकहरा लेखा प्रणाली, माने एक पक्ष का लेखा करना है तो बहुत अधिक किताब बही की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, सब छांट छांट करके लिखा हुआ है। यहाँ पढ़िएगा तो बताया गया है कि फर्दर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस इन एवरी बिजनेस कैश बुक, देखिए पहले ही बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं इसको। ए कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन, और एक डेटर्स लेजर इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल्स एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ए क्रेडिटर्स लेजर इज मेंटेन। तो कै गो लेजर हुआ, 3 गो, कैश लेजर या कैश बुक, डेटर्स लेजर और क्रेडिट लेजर। इसीलिए कहे हैं कि यह बहुत चिप, सस्ता है, इसमें बहुत अधिक बही नहीं रखना है, ठीक। तो ये 2 विशेषता है। अब इसी को डील कर दीजिएगा, जैसे जितना हम आपको इस पर समझाए हैं उसको आप डील कर दीजिएगा तो बहुत बढ़ जाएगा। और फिर आपको डिमेरिट बताइएगा, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में भी कुछ लिखिए कि साइज बढ़ जाए। 5 नंबर पाना है तो 5 नंबर पाने के लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। और डिमेरिट्स में क्या है, देखिए, एक डिमेरिट्स तो ये है ये भाई, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, इट इज क्वाइट इनकम्प्लीट, क्वाइट इनकम्प्लीट, system, incomplete, it is quite incomplete system। इसको तो हम डील कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरा इसमें डिमेरिट क्या है, दोष क्या है, रिजल्ट्स
नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल। उसका सिंगल एंट्री से जो खाता बही रखे हैं और साल भर के बाद जो रिजल्ट निकालेंगे, जो लाभ हानि जानने के लिए, तो इस सिस्टम के अनुसार जो रिजल्ट मिलता है वो विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि खाता बही अधूरा है तो रिजल्ट भी तो अधूरे मिलेगा। इसलिए हम वो भी कह सकते हैं कि इससे निकाले गए निष्कर्ष जो है विश्वसनीय नहीं है। और भी डिमेरिट्स है इस सिस्टम में, बहुत सारी डिमेरिट्स हैं। अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक सिस्टम 3 हुआ। 4 पे एक और भी है, उसका डिमेरिट्स नोट कर लीजिए। नॉट सुटेबल फॉर big firms and company। देखिए कहता है कि यह सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर बिग फर्म्स एंड कंपनी, बड़े व्यापार के लिए, बड़े कंपनियों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तो जितना गुण है उससे दुगना तो इसमें अवगुण दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा है। तो आप फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर 1 नंबर में ये प्रश्न पूछे तो आपका जवाब कहां से कहां तक होगा? यहां से और यहां तक होगा, 3 लाइन में, 1 2 3। यदि 2 नंबर में पूछे तो यहां से शुरू कर दीजिएगा, दाग मारा हुआ है, और यहां तक आ जाइए, यहां तक आ जाइए। और 5 नंबर में पूछे तो शुरू कीजिए, इसमें इतना रहेगा ही, इसमें मेरिट और डिमेरिट बढ़ा लीजिए। मेरिट में हम 2 ही को लिखे हैं, और आप किताब में पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा। 4 मेरिट में लिख दीजिए और 4-5 डिमेरिट्स, बहुत ज्यादा मिलेगा किताब में। तो इससे आपका 5 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसी में ध्यान दीजिए, इसी में 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का है भी है, बता दिया, कैसे 5 नंबर का है वो भी बता दिया। तो आपका जितना ध्यान जाएगा उसी तरह से तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। आज जो पढ़े हैं देयर आर 2 सिस्टम, तो हमने आज एक डील किया, दूसरा जो है तो अगले वीडियो में डील करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यह बहुत, इसके तुलना में बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसी के अनुसार बहियों में लेखा होता है। आगे जाने के बाद जब जर्नल लेजर तलपट पढ़ेंगे तो सिर्फ इसी का इस्तेमाल होगा। इसीलिए कहे हैं पहले कि आपको हमको इस सिस्टम को पढ़ाना जरूरी है। तो अगले वीडियो में आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक आग्रह है कि आप को अगर पसंद पड़े, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे पढ़ाने वाले कोई किसी टीचर के बारे में कहते हैं, उसका हौसला बढ़ेगा कि मेरा वीडियो कुछ लोग लाइक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हम आगे क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको लाइक अगर पसंद पड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।